नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। नमस्कार सबको। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी, नमस्कार सर। कैसे हैं सर? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, राम राम सबको। राम राम जी। राम महाराज राम नमस्कार। अनीता राम अनुराधा जी। और सर ओके सर, कैसे हैं? आप लोगों ने बड़ी ठंड भेज दी है बनारस में। बड़ी बारिश हो रही है 2 दिन से। नहीं हो रही यहाँ तो। पाला पड़ रहा है। बारिश तो नहीं हो रही लेकिन धूप भी नहीं निकल रही यहाँ पे ना काफी। आज तो यहाँ तो फॉग बहुत है जी, धुंध बहुत है। हाँ, यहाँ तो फॉग तो जी है। बड़ी बारिश है 2 दिन से। फॉग है, बारिश नहीं हो रही इसलिए सूखी ठंड पड़ रही है तो वो गले वले बहुत हाँ। खराब कर रही है। बहुत हाँ खराब जी। कर रही है। सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी राम मोहन जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार। नमस्कार जी सबको, राम अमृता भाई राम। नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सबको हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे दुकान कृष्णा। में तो बता दो, वो दुकान में लगा रखो। मुझे लगता है पूरे नॉर्थ इंडिया में ही जबरदस्त ठंड है इस वक्त। हाँ, बहुत जबरदस्त ठंड है। या फरीदाबाद में भी पूरा क्लाउडी रहा सारा दिन, और वो तो इनफैक्ट तीन चार दिन हवा से भी चली। क्लाउडी है यहाँ तो, चंडीगढ़। अच्छा, अब पता नहीं क्लाउड है या ये स्मॉग है, क्या है, मतलब हाँ, धुंध सा वही रहता है है ना। ऊपर आसमान में। नहीं, धूप मिक्स है थोड़ी सर। सी निकलती है, मतलब ठंडी ठंडी सी धूप होती है, वो भी उसमें कोई गर्मी नहीं है। हाँ, आप कहाँ है राम मोहन जी? फरीदाबाद। मैं फरीदाबाद। अच्छा। मेरा ससुराल फरीदाबाद है जी। अच्छा कौन सा सेक्टर? नेहरू ग्राउंड और 15 सेक्टर। अच्छा अच्छा, 15 सेक्टर में। मेरा ससुराल भी 15 सेक्टर में ही है। अच्छा अच्छा अच्छा। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रीता जी। रीता जी। नमस्कार रीता जी। हाँ, नमस्कार सभी को राम राम। राम राम भारती राम जी। राम 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 जी। भारती राम बच्चा। राम राम जी। हमें भी ठंड की याद आ रही है आपको देख के ना। हमारे हमारे तो ठंड के कपड़े अभी हम लोग पहले फरीदाबाद में थे तो रेंट पे दिया हुआ है, वहीं पे ऊपर अलमीरा में रखे हुए हैं क्योंकि बैंगलोर में तो इतनी जगह ही नहीं है रखने की। हाँ, नहीं, बेंगलोर में तो नहीं ठंड है। और ठंड आप भी नहीं। पंजाब राम हिमाचल में एक चक्कर राम। लगाओ जी। पंजाब हिमाचल में एक चक्कर लगा के देखो जी। नहीं, वहाँ का तो बहुत बुरा हाल। मैं भारती को देख के सोचती थी ये क्या ऐसा करती है कि बिल्कुल भी गर्म कपड़े नहीं पहनती हैं। मैं भारती को देख के सोच रही थी 3-4 हफ्ते से। बैंगलोर में ये नहीं ठंड नहीं पता कि होती है ना। बेंगलोर में है वो। हाँ, यहाँ तो हर टाइम अच्छा वेदर है, हाँ, नहीं, कुछ यहाँ ना प्लेजेंट गर्मी। रहता है, प्लेजेंट रहता है। भारती, आप बस बैंगलोर हो कि बैंकॉक हो? बेंगलोर। बैंगलोर बैंगलोर दीदी। बैंगलोर, अच्छा। मुझे क्यों हाँ, कंफ्यूजन था, बैंकॉक हो। कहीं सही में तो नहीं भेज रहे। मैंने भी सोचा था, मैंने भी फर्स्ट टाइम यही सुना था। हाँ, अच्छा। बैंकॉक सुना था हम लोगों ने। हम भी सब नहीं। मिलके चलते हैं फिर। भारतीय एस्ट्रोलॉजी के लिए जाओगी तुम? भारतीय एस्ट्रोलॉजी हाँ, के लिए ये जाओगी? बात हो सकती है दीदी, क्या पता है किसकी बात कब सच हो जाए। और क्या? बैंकॉक के क्लाइंट्स आ जाएंगे ना। हम्म, बल्कि मैं एक बैंकॉक का क्लाइंट आपको देने वाली थी। मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटा वो वहाँ है। अच्छा मुझे अच्छा लगा अच्छा। बैंकॉक हो आप। हाँ जी। नहीं तो जी कोई बात नहीं, वो तो बेंगलोर से भी देख सकती है, आप क्लाइंट तो दो उसको। नमस्कार आप लोगों को। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी गुरु प्रणाम जी। गुरु जी। नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम निधि जी।
क्या हाल चाल है चंद्रभान जी? गुरुजी आशीर्वाद है, बढ़िया है। ठंड बहुत है दिल्ली में। अब वो तो हमको भी लग रहा है, हम तो हीटर चला दिए हैं अच्छा। आज क्योंकि वाकई में ही बहुत ठंड है। लग रहा था कि स्थिर बैठना है, और तो जरूरी हो गया, तो आज मैंने हीटर चालू कर दिया कि जो जी। वो भी चलेगा हम भी चलेंगे, साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना? अब 10-15 दिन जो है उसके लगाना साथ ही पड़ेगा। चलना है। बहुत ठंड है गुरु जी, जरूरी हो गया जी। बहुत हाँ, ज्यादा जरूरी है। और यहाँ के मौसम में हिमाचल से ज्यादा ठंड हो जाती है। क्यों? यहाँ तो धूप नहीं निकलता, हिमाचल में दिन में धूप रहती है लंबी। जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ एक खूबी है, ठंड रात में बहुत है लेकिन दिन में धूप बहुत खिलती है। लेकिन हम लोग जो उत्तर भारत के लोग हैं, यहाँ धूप ही गायब हो जाता है, ठीक है ना? तो रात और दिन दोनों टाइम ठंड रहता है। गुरु जी, जब अमृतसर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। हम अमृतसर और करतारपुर का लगभग 0 डिग्री आ जाता है, कभी तो माइनस हो अमृतसर तो जाता है। अमृतसर 0 हो जाता है पक्का। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ तो सबसे बहुत ज्यादा दिक्कत हड्डी होता है उठा जब जब ऊपर वाला टेम्परेचर डाउन होता है। -0 तो ठीक है, 0 भी ठीक है, लेकिन ऊपर वाला यदि 10 हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। ऊपर वाला यदि 20-25 चल रहा है, नीचे वाला अगर माइनस चला गया रात में तो कोई बात नहीं है, रात में तो रजाई के नीचे सब अपना समय गुजार। हाँ, वो दिन मिनिमम में तो बहुत धरती थोड़ी की देर के लिए ही होता है। गर्मी सर्दी निकल जाती है ना गुरुजी आपके साथ। चलिए, हमारे देश में यही खूबी है कि यहाँ मौसम है। बहुत सारे देशों में तो एक ही मौसम है, तो जाड़े का तो जाड़े का और गर्मी का तो गर्मी का, ठीक है ना? यहाँ हमेशा जो है सो परिवर्तन होते रहता है। तो हम लोगों के लिए सेहत के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि गर्मी भी अच्छा और सर्दी भी अच्छा, ठीक है ना? तो दोनों हो जाता है तो अच्छा है। कुछ ऐसे शहर हैं जैसे भारती जहाँ रहती है, वो सालों भर एक जैसा खुशनुमा रहता है, थोड़ा सा 19-20 होता है बस, तो अच्छा है, वो भी अच्छा है। इसीलिए वहाँ पे प्रॉपर्टी के दाम बड़े महंगे होते हैं। मुंबई के बाद बेंगलोर का ही स्थान है जहाँ प्रॉपर्टी के दाम सबसे ऊंचे हैं, ठीक है ना? कल न्यूज में बैठ करके देख रहा था तो उसी में सुना कि प्रॉपर्टी के दाम मुंबई के बाद बेंगलोर में ही ऊंचे हैं। हमने कहा चलो अच्छा है, दिल्ली में सस्ता है, ठीक है। तो आप लोगों को किसी के पास कोई पत्रिका है जिस पर डिस्कस करना है, या फिर हम अपना हाँ जी गुरु जी, गोचर है? मैं दूंगा एक सर वो एक पत्रिका। सर नमस्ते सर, वो एक पत्रिका थी ना जो लास्ट टाइम लगाई थी हमने कपल की, हाँ हाँ हाँ, वो वाइफ की पत्रिका थी। कोई बात नहीं, उसको आगे देख लेंगे। आज नरेश जी की पत्रिका ले लेते हैं। गुरुजी, आज आप गोचर भी पढ़ाएंगे ना? हाँ, गोचर शुरू करना है आज, ये ध्यान रखना है। बताइए गुरुजी, नरेश जी क्या है? हाँ जी सर, एक गुरुजी मिनट। गुरुजी आपने बोला था कि शुक्र और शनि को बताएंगे कि शुक्र में शनि और शनि में शुक्र की अंतर्दशा क्यों बुरा हाँ, है। वो भी बता देंगे, चिंता मत कीजिए, वो भी बता देंगे। हाँ, गुरु जी, आप त्रिकोणी त्रिकोणी प्रभाव के विषय में बताना चाह रहे थे ना? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। त्रिकोणीय त्रिकोणी प्रभाव, प्रभाव। हाँ। केंद्रीय प्रभाव के बाद त्रिकोणीय प्रभाव भी होता है, मालूम है हमको। वो भी उसी तरह से बता देंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। बताइए नरेश जी, मेल है या फीमेल है? नरेश जी, नरेश जी क्लास में हैं? डिस्कनेक्ट हो गए लगते हैं गुरुजी। मैं ऐसा लगता है कुछ। गुरुजी, मेरे पास एक पत्रिका है, आप नरेश जी उसका आप नरेश जी आप क्लास में हैं, बताना चाहेंगे? जी नीलम कुमार जी, बताइए, मेल फीमेल? मेल गुरुजी। डेट ऑफ बर्थ?
4 अक्टूबर 1968। टाइम? सुबह 4:30 बजे। बर्थ प्लेस? दिल्ली। बताइए क्या प्रश्न है? गुरुजी, नीलम कुमार जी, आपकी आवाज भी बंद हो गई। पता नहीं आज सिग्नल का कोई इशू आ रहा है क्या? हेलो। तो आवाज नहीं आ रही है किसी की? हमारी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी गुरु जी, आपकी आ रही है आवाज। तब तो सर हमारा आप पढ़ाना सिग्नल चालू कर ठीक, दीजिए, बाद में कर देना ऐसा हो तो। हमारा सिग्नल ठीक होना चाहिए। नीलम कुमार जी, आप बोलने का प्रयास कीजिए। राकेश शर्मा जी, क्या बोलना चाहते हैं? गुरुजी अभी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आवाज आ रही है। हाँ जी। गुरुजी, इनके केतु की महादशा शुरू होने वाली है, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि वो मार्केश है और जब अष्टम में शनि है, तो वो सबसे रिलेटेड हेल्थ पे और उस पे कैसा रहेगा वो सब पूछना था गुरुजी। बताइए राकेश शर्मा जी, आपने हाथ उठाया है, आप ही बताइए केतु की दशा कैसी रहेगी? केतु दूसरे भाव में बैठा है, इसको छठे भाव को, आठवें भाव को और 10वें भाव को एक्टिव करेगा। मेरी आवाज आ रही है गुरु जी? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए। तो गुरु जी इस पीरियड में इनको कुछ परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि छठे और आठवें दोनों भाव को वो एक्टिव कर रहा है और मारक भाव में बैठा है स्वयं। साथ में इनके कार्य क्षेत्र को भी थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। सज्जल भौमिक जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी, ये सिंह लग्न की कुंडली है। लगन में मंगल और गुरु बैठा है। गुरु खुद अष्टमपति और पंचमपति, और मंगल नवमपति, भाग्येश्वर चतुर्थेश है। और अभी इनका चल रहा है कि केतु की अंतर्दशा चल रहा है। केतु में केतु अभी आ रहा है। केतु में केतु तो अभी नहीं है गुरुजी, अभी तो बुध में शनि है। अभी केतु की दशा कैसी रहेगी ये पूछ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या है कि केतु सेकंड हाउस में बैठा है और अष्टम में दृष्टि दे रहा है, और गोचर में भी केतु वही जगह पर है, अभी सेकंड हाउस पर ही है। तो पैसा के मामलों में हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, लेकिन इनका खर्चा भी होगा। इंसिडेंट्स ऐसा भी हो सकता है, अचानक कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको दे सकता है, ऐसा हो सकता है। और ये मारक स्थान में बैठा है और इनका अष्टमपति लगन में बैठा है, नवमपति भी साथ है। इनका एज भी बहुत ज्यादा ही हो रहा है, मारकखंड भी लगा ज्यादा हुआ है। कहाँ हो रहा है? एज अभी 55 साल के आसपास हो रहा है, 55-56 साल। अच्छा अच्छा। तो इनका तो लगन में भाग्येश बैठा है, तो एक तरह देखा जाए कि ये मध्यम आयु के हो सकता है। तो अभी मारकखंड लगा हुआ होते हुए भी बहुत दिक्कत नहीं होगा, ऐसा लगता है। बहुत सारे प्रॉब्लम में चलिए अचानक कुछ ना कुछ परेशानी हो सकता है, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है। नीरज जी बताइए। गुरुजी, जो तेज जी ने बोला और भौमिक जी ने बोला, उसके साथ एक और चीज ये भी है कि मंगल भी देख रहा है 8वीं दृष्टि से 8वें घर को, एंड मंगल चौथे घर को भी देख रहा है, जो कि उसका अपना ही घर है बट उसको देख रहा है। और केतु छठे घर को भी देख रहा है और 8वें को भी देख रहा है।
तो मैंने कहीं पढ़ा था कि केतु जब एक्टिव करता है छठे घर को तो उससे कुछ ऐसी डिजीज होती है कि जो कि लास्ट मिनट तक डायग्नोज नहीं होती, और जो आठवें घर का है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ से अचानक से हो, और क्योंकि मंगल चौथे घर को भी देख रहा है कि वो चेस्ट से रिलेटेड होता है, तो इससे कॉम्बिनेशन में किसी तरह की कोई बीमारी या अचानक कुछ हो, तो मुझे ऐसा लगता है। दैट्स इट। राकेश कौशल जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, केतु सेकंड हाउस में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, और बुध की दूसरी राशि 11वें स्थान में है। और केतु को जैसे 11वें स्थान का करेगा फल, और छठे का करेगा, और 10वें का करेगा। 8वें के लिए तो शनि और राहु वहां पे हैं, वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे छठे में तो बीमारी वगैरह दे सकता है ये, क्योंकि केतु से जो मंगल, गुरु, बुध और शुक्र, ये दो द्वादश के उस पे हैं, एक्सिस पे। तो ये सारी दशा तो गड़बड़ जाने वाली है। लेकिन जैसे 11th का और सेकंड में बैठा ही हुआ है, धन भाव में बैठा है, और लाभ भाव का फल करेगा ये, तो उससे धन का कुछ लाभ हो सकता है। बाकी हेल्थ की परेशानियां आएंगी, और ये दशाएं कुछ ठीक नहीं जाएंगी, मंगल, गुरु और बुध, शुक्र, केतु में जब आएंगे तो। इतना ही गुरु जी समझ में आता अनीता शर्मा जी। नमस्कार सर। सर इसका जो, अगर हम इनके जन्म की दशा देखें तो राहु, शुक्र और केतु की है। परतंत्र केतु की होगी, यानी कि धन भाव से संबंधित हो गई। राहु अष्टम भाव की हो गई, और शुक्र थर्ड हाउस की हो गई। थर्ड हाउस में बैठे शुक्र की हो गई। तो सर हो सकता है जातक को जीवन में अचानक सी चीजें मिलती हो, थोड़ा सा संघर्ष करना भी पड़ता हो। लेकिन अगर बात करें अब केतु की, तो यहाँ पे हम लग्नेश को देख लेते हैं। लग्नेश को षडबल में देखते हैं तो वो थोड़ा काफी वीक है, थोड़ा नहीं काफी वीक है। पर सूर्य है, सेकंड हाउस में आ गया है, वृद्धि भाव में गया है अपने से, तो बुरा नहीं कहेंगे। और ये पाप कतरी में भी नहीं है। अगर यहाँ पे मंगल है तो गुरु भी साथ में बैठे हैं, तो पाप कतरी में भी नहीं है। हाँ, राहु केतु के एक्सिस में आ गए तो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जातक को। परंतु अब बात करें हम, यहाँ पे केतु की दशा आने वाली है, जातक को महादशा केतु की है, तो सेकंड में बैठा है, तो कुटुंब से संबंधित तो कुछ ना कुछ चीजें शुरू हो जाएंगी, या धन से संबंधित कुछ ना कुछ इनका शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इनकी दृष्टि देखें, छठे भाव को भी वो एक्टिव कर रहा है, और 10वें भाव को भी एक्टिव कर रहा है। तो सर यहाँ और ये अष्टम भाव को भी एक्टिव कर रहा है। एक तो ये है कि इनके अर्थ त्रिकोण पूरा एक्टिव हो गया, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनको सर इनके प्रोफेशन से संबंधित भी इनको कुछ हो। लेकिन यहाँ पर ये सूर्य के साथ बैठे हैं, और सर कुछ ना कुछ परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित भी हो तो सकती है। परंतु यहाँ पर ये जिस राशि में बैठे हैं केतु, केतु यहाँ पर 11th भाव के भी का भी फल करेंगे, क्योंकि ये बुध की राशि में सोम बैठे हैं, तो बुध की दूसरी राशि का भी फल करेंगे। ठीक है सर। और सूर्य के साथ बैठे हैं, और सूर्य के क्लोज डिग्री में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं सारा फल लग्नेश को भी मिलेगा। तो थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित, थोड़ा प्रोफेशन से संबंधित मिलेगा। लेकिन स्वास्थ्य में जो अगर शशेष की बात करें, अष्टम से है, तो हो सकता है कोई इनको प्रॉब्लम हो, तो अ, ऐसी हो जो थोड़ी लंबी हो। ठीक है सर, जो बीमारी ना हो, ऐसी भी छोटी बीमारी ना होकर कोई लंबी बीमारी, जिससे शरीर पे होने से इतना फर्क नहीं पड़ता, बस लंबा इलाज चलता है। सर बाकी जो रिजल्ट मिलेगा, मेरे हिसाब से इनको लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, या थोड़ा सा अपने प्रोफेशन से संबंधित कुछ ना कुछ इस तरीके का संघर्ष या इत्यादि कुछ ऐसा मिल सकता है। बात करें केतु में शुक्र, यहाँ पर तो 100% सर इनको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बात करें फिर केतु सूर्य की, तो यहाँ पर इनका सेम घर में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो और लग्नेश भी वृद्धि भाव में बैठा है, तो यहाँ पर इनको अच्छा फल मिलना चाहिए, अच्छा लाभ इत्यादि होना चाहिए।
बात करें केतु में चंद्र, ये हो गई आपकी 6-8 की दशा। इसमें इनको मानसिक कुछ ना कुछ परेशानी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और चतुर्थ है भी 12वें भाव का ये, लेकिन यहाँ पर भी इस चीज से निकल जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होके अपने से अष्टम में बैठा है, तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करें केतु में मंगल, यहाँ पर केतु में मंगल 2 बार की दशा है सर। यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है, इनको कोई सर्जरी इत्यादि या कोई खर्चा इस तरीके का है जो चोट फेट का या इस तरीके से हो सकता है सर। केतु में राहु, केतु में राहु ये सेकंड और अष्टम की है। तो सर यहाँ पर इनको कोई भी अचानक से कोई लाभ या इत्यादि, या सर कोई बीमारी से संबंधित ही प्रॉब्लम हो सकती है। केतु में शनि की बात करें, ये भी बीमारी का ही इंडिकेट करता है, जिसपे और धन से भी संबंधित करता है कि कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि बीमारी बीमारी तो एक बार है, लंबी बीमारी दिख रही है, शनि वहां पे बैठे हैं। तो केतु में बुध, केतु में बुध ये 2 बार की दशा है। तो सर इसके बारे में भी थोड़ी प्रॉब्लम वाली या खर्चे वाली हो सकती है। बस सर केतु के लिए तो और भी दशा है क्या केतु की? चलिए बस हो गया खत्म सर केतु बस। थैंक यू सर। ब्रह्मदत्त जी। पूरे प्रणाम। प्रणाम। पूरे सिंह लगन है इसका जातक का, और भाग्येश और पंचमेश बैठे हुए हैं लगन में, और अष्टम में शनि और राहु बैठे हुए हैं। जैसे साथियों ने बता ही दिया, काफी डिटेल में बता दी है कि जन्म में जो दशा थी वो थी राहु अंतर शुक्र अंतर केतु। तो ये इसमें अष्टम भाव जो एक्टिव होने से लगता है कि उनका शुरू से ही कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अभी बात करें केतु की दशा की। केतु गुरुजी, केतु और सूर्य बैठे हुए हैं, लग्नेश के साथ केतु बैठा हुआ शनि द्वारा दृष्ट है। तो ये केतु की दशा ऐसा लगता है कि इनका कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी विकार देगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। इनको स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वाणी संबंधी भी कुछ दिक्कत होगी, आंखों संबंधी समस्या हो सकती है। बस गुरु जी मैं इतने बताऊँ। चंद्रभान यादव जी। गुरुजी इनका सिंह लग्न है और केतु दूसरे भाव में है जो बुध की राशि में बैठा है। तो केतु जो है 5वीं दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा, तो मेरे हिसाब से ने कंपटीशन वगैरह में फायदा होगा, या फिर रोग ऋण की भी जरूरत पड़ सकती है इनको। और 8वें में क्योंकि शनि है तो शनि का फल नहीं करेगा। उसके बाद गुरुजी दशम भाव पे असर डाल रहा है, और 11वें पे तो लाभ होना चाहिए, क्योंकि बुध की अपनी राशि और ये बुध के जैसा काम करेगा, बुध की राशि में बैठा हुआ। तो केतु तो ठीक रहेगा। केतु में शुक्र 2-12 का एक्सिस होता है, उसमें भी ठीक ही जानी चाहिए गुरुजी। और केतु में सूर्य समसप्तक है, तो वो भी अच्छा ही जाना चाहिए। बस इतना ही गुरुजी। परवीन उमरानिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सबसे पहले इनको बोलिए कि जो ये पत्रिका जिसकी है उसके फेस के ऊपर कहीं कट का निशान है, आईब्रो के ऊपर या होठ के नीचे? नीलम कुमार जी बताइए। नहीं गुरुजी, नहीं है। नहीं है, ओके। इनको आगे बैक का प्रॉब्लम हो सकता है कहीं भी, और एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। आई में आई ऑपरेशन हो सकता है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो सकता है। पीछे से कोई भी एक्सीडेंट होगा तो पीछे से कोई भी आपको एक्सीडेंट होगा इनको, और कुछ ना कुछ पैसों के रिगार्डिंग बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और स्किन का प्रॉब्लम हो सकता है इनको, कहीं बड़ा ऑपरेशन भी आ सकता है। न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम हो सकता है सर, वेन्स का प्रॉब्लम हो सकता है, और हार्ट अटैक आने की भी संभावना है। और घर में शायद ये बड़े हैं तो इनके घर में कोई लड़का, जो इनका कोई लड़का होगा तो लड़के के घर लड़का आने के चांसेस हो सकते हैं, या किसी बड़े की डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं सर। बस इतना मैं कहूँगा। डॉक्टर अनेजा।
सर कुछ पूछ सकती हूँ? सर ये उमरानिया जी ने जो लड़के के घर लड़का आ सकता है ये सब कैसे कहा, या एक्सीडेंट कैसे बताया, कुछ बता सकते हैं सर? हाँ, इनको थोड़ा सा बताना एक्सीडेंट तो चाहिए कि 8वां किस एक्टिव वजह हो से। रहा है, एक्सीडेंट बता दिया। यहाँ तक तो मेरे समझ में आया, लड़के के घर लड़का हो सकता है, ये उम्र के हिसाब से बता दिया, क्योंकि पंचम के ऊपर दृष्टि डालने वाले गुरु की दृष्टि पंचम के ऊपर है, और गुरु संतान देता है। इस पत्रिका में तो अब इनको संतान नहीं होगा, तो इसीलिए उनके बच्चे को संतान हो सकता है। सर लेकिन उमरानिया जी, एक अब मिनट, लड़का है भी या नहीं है ये कैसे हम कहेंगे? उमरानिया जी से पूछ ले। बच्चे की संतान तो नवम से देखेंगे ना गुरु जी। एक मिनट, उमरानिया जी क्या देख करके बोला लड़के को लड़का होता? सर जी एक बात ये है कि केतु जब भी केसु की दशा आती है तो या घर में किसी का आगमन हो सकता है, कोई जा सकता है। केसु मोक्ष का कारक है। कल ही जेमिनी पढ़ रहा था, आगे बता देंगे कि कुछ बातें लोग कहाँ कहाँ से उठा के ला करके चर्चा में लाते हैं, ठीक है ना। केतु कुल उन्नति का कारक है, इसीलिए हो सकता है कि घर में बाल बच्चे हों, ठीक है, ये कहा जा 100% सकता है, ठीक है। हाँ सर। डॉक्टर अनेजा, गुरुजी सादर प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी ये अगर हम इनके सिंह लग्न की पत्रिका है और लग्नेश जो है वो द्वितीय भाव में गया है, यानी कि सूर्य, तो ये इनकी वाणी जो होगी वो, ये खुद बहुत अनुशासन प्रिय होंगे और वाणी में इनका कह सकते हैं कि मतलब कुछ ओज भी दिखाई देगा, और धन के प्रति भी हमेशा सजग रहते होंगे डेफिनेटली। तो लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो नीलम जी का क्वेश्चन था कि केतु की अंतर्दशा इनकी कैसी जाएगी, तो आपने ये बताया हुआ है कि केतु जहां बैठता है उनकी दोनों राशियों का फल करता है, अर्थात ये धनेश का भी फल करेगा और लाभेश का भी फल करेगा। लाभ का भी फल तो करेगा पहली और बात तो ये धन है का कि भी दोनों फल राशियों करेगा। का, ओके धनेश और ठीक है लाभेश गुरुजी, नहीं, धन का लाभ भी का फल फल करेगा और करेगा लाभ और का धन भी का। फल करेगा। हाँ, जी गुरुजी, सॉरी। और दूसरी बात आपने ये बताई हुई है कि केतु जिसके साथ बैठता है उस जैसे केतु सूर्य के साथ बैठा है तो उसका भी वो फल करेगा, और जहां जहां वो 3 दृष्टि डालेगा तो ये 6th भाव को, 8th भाव को और 10th भाव को एक्टिव भी कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि केतु में सबसे बड़ी बात है कि इसमें अष्टम भाव जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां पे शनि जो है वो वक्री है। यद्यपि इनकी मूल त्रिकोण राशि जो है वो केंद्र में है, लेकिन फिर एक राशि इनकी छठे में होने के कारण शनि भी और अशुभ ग्रह होने के कारण तो शनि का भी बहुत अच्छा प्रभाव तो हम नहीं कह सकते। और दूसरी बात, शनि है वहां पे, अशुभ ग्रह राहु केतु एक्सेस में है, सूर्य की दृष्टि है और मंगल की भी दृष्टि है, तो पूर्ण रूप से अष्टम भाव प्रभावित हो गया। तो ये दुर्घटना, चोट चपेट या कोई ऑपरेशन भी दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी इसके ऊपर पड़ रही है इन दशाओं में। और जब हम इनकी दशाओं में बात करते हैं तो आपने ये बताया कि जब केतु की अंतर्दशा आती है तो वो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देती है, क्योंकि नॉर्मल परिणाम देती है, क्योंकि उसका विस्तार नहीं होता। और जब हम केतु में शुक्र की दशा की बात करते हैं तो वो द्विद्वादश की दशा होती है, तो द्विद्वादश की दशा को भी हम अच्छा नहीं मानेंगे। केतु में जो चंद्रमा की दशा आ रही है वो 6-8 की दशा आ रही है, वो दशा को भी हम अच्छा नहीं मानेंगे। केतु में जो मंगल की दशा आ रही है वो भी द्विद्वादश की दशा आ रही है, और केतु में गुरु की दशा भी द्विद्वादश की दशा आ रही है। अब बात करते हैं केतु में शनि की दशा। तो जब केतु में शनि की दशा आएगी तब हो सकता है कि उनको कुछ ग्रोथ या मिले, या जैसे आपने बताया था कि पैतृक संपत्ति का होता है अष्टम भाव, और 12th भाव से हम पिता की संपत्ति और 4th से हम अपनी संपत्ति की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि केतु में जब शनि की दशा आएगी तो इनको कुछ पैतृक संपत्ति या कुछ लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये ग्रोथ का है। आपने प्रमोशन बताया था क्योंकि 10th का 11th भी है, तो केतु में शनि की दशा अच्छी जानी चाहिए। बाकी इनकी दशाओं में इनको ऑपरेशन, दुर्घटनाएं, और क्योंकि द्विद्वादश 6-8 का एक्सेस आपने अच्छा नहीं बताया, तो मुझे लगता है कि ये सब परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा गुरुजी। बस गुरुजी इतना। राम मोहन कपिल जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, जैसा कि सबने पहले बता ही दिया है कि केतु जो है मेनली जो है सेकंड हाउस का, सिक्स्थ का
और 10th और 11th का भी जो है फल करेगा मेनली। और उसकी दृष्टि जो है वो ऑफकोर्स 8वें पे भी है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे शनि और राहु हैं तो इसका फल वो डायरेक्ट अपनी दशा में नहीं करेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, केतु के बारे में मेरा ये मानना है कि केतु वैसे ही जो है एक क्रूर ग्रह है, और मेलिफिक है बेसिकली, और सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो और फर्दर उसको उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। तो केतु अच्छा परिणाम तो देगा नहीं। अब इस चीज़ को देखते हुए छठा जो घर है खासतौर से, क्योंकि उसमें कोई और ग्रह नहीं है, तो छठे का फल ये प्रोमिनेंटली करेगा सबसे ज़्यादा। तो ये केतु की जो पूरी दशा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये रोग से ही परेशान रहेंगे, सीरियस जो है रोग ही इनको परेशान करेगा। और इसका इफेक्ट जो है 10वें घर में दिखाई दे रहा है साफ, कि इनके प्रोफेशन के ऊपर भी इस की वजह से जो है परिणाम नेगेटिव ही होगा। और जैसा कि केतु जो है दूसरे और 11वें दोनों का फल करेगा, क्योंकि दोनों राशियों का फल करता है, तो साफ ये दिख रहा है कि इनकी रोग की वजह से इनकी इनकम भी रिड्यूस होगी, या तो ये फोकस नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है इनको रिटायरमेंट ही लेना पड़ जाए। और शनि को ध्यान दीजिए, शनि जो है मार्केश भी है, शनि और बुध दोनों मार्केश हैं, और एक के केतु के अंदर पहले शनि की आ रही है, फिर बुध की आ रही है दशा। तो ये इनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है। केतु के अंदर राहु की जो दशा आ रही है पहले गुरु से पहले, तो उसमें जो है एक मेजर सडन चेंज, इट कुड बी कि ये अपना रिटायरमेंट ले लें बीमारी की वजह से। आई एम सॉरी नेगेटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है इस चीज़ में पूरा, बट मेन तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि केतु की दशा इनकी जो है काफ़ी डिफिकल्ट होने वाली है। अ, शुक्र की जब तक दशा रहेगी तब तक इनका चलता रहेगा, केतु के अंदर शुक्र के अंदर दशा जो है। सूर्य की भी डिफिकल्ट रहेगी। चंद्रमा का इनका मेरे ख्याल से न्यूट्रल नॉर्मल चलेगा, बट डिफिकल्ट जो इनका रहेगा वो केतु के अंदर जो राहु शनि और बुध की, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इनकी रहेगी। दैट्स इट। सर एक बात, जी बोलिए ना, एक बात क्यों नहीं बोलेंगे। सर ये केतु की दशा में ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, उनकी सिक्स सेंस ज्यादा बढ़ेगी, ये कोई बड़ा मंदिर भी बना सकते हैं, और ये जो भी कोई बात बोलेंगे उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव, जैसे नेगेटिव हुआ तो श्राप होता है और पॉजिटिव हुआ तो आशीर्वाद, ये होने के भी चांसेस ज्यादा दिखते हैं। बस सर इतना। हाँ, ये तो जेनरिक हो गया, बट मेरे ख्याल से जो दशा की हम बात कर रहे हैं, तो दशाओं में क्या परिणाम रहेगा वो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। तो निरुपमा मिश्रा जी। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, इसमें केतु की दशा के बारे में अगर हम देखें तो केतु सूर्य के साथ में है और शनि से दृष्ट है, तो केतु केतु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। केतु में जब शुक्र की दशा आएगी तो शुक्र केतु से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है और कार्य क्षेत्र का स्वामी भी है। तो इसमें और केतु की दृष्टि भी है कार्य क्षेत्र पर, तो इसमें कार्य क्षेत्र में बाधाएं इनको मिल सकती हैं। केतु की शुक्र के बाद इसमें सूर्य की दशा आएगी। सूर्य शनि से पीड़ित है, केतु के साथ में है, और 8th हाउस को ये एक्टिवेट कर रहे हैं और 2nd हाउस को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो धन में, फैमिली में या शायद इनकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। और चूंकि शनि 8वें में बैठा हुआ है और एक्टिवेट कर रहा है केतु उसको, तो इनको कोई लंबी बीमारी भी आ सकती है इस समय में। और चूंकि केतु पंचम को भी एक्टिवेट कर रहा, सॉरी 5वीं दृष्टि से 6th को भी एक्टिवेट कर रहा है, तो कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका कि जल्दी पता ना चल सके। केतु में सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आएगी। ये 6-8 का एक्सिस है और चंद्रमा जो है 12th लॉर्ड भी है, तो और बैठा हुआ है 7वें घर में। तो मैरिज में दिक्कत आ सकती है, व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, डेली अर्निंग्स में दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद इनकी मंगल की दशा आएगी। मंगल लग्न में बैठा है जो केतु से 12वें है। मंगल भाग्य स्थान का स्वामी है, तो भाग्य में बाधाएं दिखा रहा है, और गुरु के साथ बैठा हुआ है। गुरु 8th लॉर्ड है, तो भाग्य में बाधा और चोट चपेट आदि का खतरा, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद केतु में जब राहु की दशा आएगी तो राहु भी 8वें भाव में बैठा हुआ है जो कि शनि के साथ है, ये भी बाधा ही दिखा रहा है।
उसके बाद जब गुरु की दशा आएगी तो गुरु भी केतु से 12th बैठा हुआ है, लग्न में है, लेकिन 12th 8th लॉर्ड होकर के लग्न में बैठा हुआ है। तो गुरु भी 8th को एक्टिवेट कर रहा है, केतु भी 8th को एक्टिवेट कर रहा है। तो इस दशा में भी इनको प्रॉब्लम ही दिख रही है, बाधा ही दिख रही है। इसके बाद इनकी जो केतु में शनि की दशा आएगी, तो शनि तो पहले ही बताया कि 8वें में बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य से दृष्ट है, तो ये तो बीमारी का कारण है ही है, बीमारी और बाधाओं का। इसके बाद जब इनकी बुध की दशा आएगी तो बुध जो है इनका धन और लाभ का स्वामी है, और शुक्र एक शुभ ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। तो केतु में जब बुध की दशा आएगी तो, और चूंकि लग्न से पराक्रम स्थान में है, तो अपने उससे थोड़ा धन आदि अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर गुरुजी अगर देखें तो इसमें 6, 8, 12 कई बार आ रहा है, तो ऐसा कह सकते हैं कि केतु की दशा इनकी बहुत अच्छी नहीं जाएगी। बस इतना ही गुरुजी, थैंक यू। नीलम सोच रही होगी कि मैंने बेकार पत्रिका दे दी। सब नहीं लोगों गुरुजी, ने तो ने बोला, मुझे वो दिख रहा था, तभी मैंने आपको भी ये ईमेल में भी भेजा था कि ठीक नहीं है। और बस क्वेश्चन यही है कि सब है हार्ड टाइम, हेल्थ पे कितना, क्या जान तक की बारी, मतलब कुछ ऐसा बहुत ज्यादा सीरियस कुछ ऐसा चांसेस हैं क्या? सर एक चीज बोलूं ऐसा मुझे सर, नहीं इसमें लगता है। कौन है ये? एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब बताइए कौन? अनीता जी बोलिए, क्या बोलना है? नहीं बोलना? सॉरी सॉरी, मैंने ये बंद था मेरा। मैं सर कह रही हूँ कि अष्टमेश जब लगन में बैठता है तो आयु में वृद्धि कहा जाता है, अच्छी आयु कहा जाता है, दीर्घ आयु कहा जाता है। ये ठीक है कि बीमारियों के साथ जीवन होता है, लंबी बीमारियों के साथ होता है। और फिर सर इसमें तो सर ये जो मंगल है इस कुंडली के लिए चतुर्थेश और नवमेश का स्वामी है, चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो सुख अपने ही भाव को, तो सुख की भी कमी नहीं है इसमें। तो सर आयु से तो संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जातक को लंबी बीमारी हो सकती है, चलिए ठीक है। ऐसा मेरा मानना है। और किसी को कुछ जोड़ना है? एक आध मिनट में जोड़ भी दीजिए। शनि अगर अष्टम में है तो आयु तो लंबी देगा ना। बिल्कुल देना चाहिए। जी गुरुजी, मुझे एक चीज जोड़नी थी। मुझे ऐसा लगा कि शनि में केतु में जब शनि की अंतर्दशा आएगी तो वो भी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि वो छठे भाव को ना तो कोई देख रहा है ना वो कोई स्थित है, तो शनि को ही उसका फल करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि केतु में शनि की दशा भी अच्छी नहीं जानी चाहिए। चलो बस यही करेक्ट करना था गुरुजी। ठीक है। रंजीत पटेल कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी, इसमें केतु और राहु की जो केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा इसमें विशेष मारक प्रभाव दिखाएगी, क्योंकि केतु अपनी 5वीं दृष्टि से छठवें भाव को और 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा। और यहाँ जो राहु है वो अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा और 7वीं दृष्टि से 2nd भाव को देखेगा। ये चारों भाव जो है मारक भाव जागृत हो जाएंगे, तो उसमें मारक प्रभाव विशेष रहेगा गुरु जी। चलिए ठीक। सबसे ज्यादा सर 1.5 साल ये प्रॉब्लम रहेगा उनको। गुरुजी, केतु में चंद्र की दशा में भी तो मारक लग सकता है, क्योंकि 12वें स्थान का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और वो भी मारक स्थान में बैठा हुआ है, और 12वें स्थान पे किसी की दृष्टि भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है केतु में जब चंद्र आएगा तब भी इनके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बोल लें 2-4 लाइन। गुरुजी एक इजाजत हुआ संशय करें था। आप लोगों को? बोलिए हाँ, सर, बोलिए, आप बोलिए। संशय दूर कर लीजिए, बोलिए। गुरुजी जो ये केतु है, क्या ये 8वें भाव को एक्टिव करेगा? क्योंकि वहां तो शनि और राहु है, तो ये उनका काम है फल करेगा देना। करेगा 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 करेगा। पर आपने तो बताया था अगर कोई ग्रह भाव में बैठा है तो वो फल करेगा उसका। वो भी करेगा, जो देख रहा है वो भी करेगा। दृष्टि भी पड़ेगी ना। ठीक है सर। शनि 8वें घर में दीर्घायु देता है, तो वक्री है तो भी
दीर्घायु होंगे हाँ, कि नहीं? दीर्घायु है। सबसे पहले तो पत्रिका दीर्घायु है, इस बात को नोट कर लिया जाए, क्योंकि गुरु लग्न में ही बैठा है और वो अष्टम का भी लॉर्ड है। चलिए ठीक है। और शनि जहाँ बैठता है उसकी वृद्धि करता, तो शनि अष्टम स्थान में बैठा, इसीलिए कहा जाता है शनि को अष्टम का दोष नहीं लगता, ऐसा लोग बोल देते हैं। वो आयु की वृद्धि करेगा। तो दो चीज तो ऐसा है जो आयु के लिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जितने लोगों ने केतु पे इतना बल दिया, उतना बल केतु पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि महादशानाथ परिणाम दायी नहीं होता, प्रकृति बदलता है। ठीक है। अब केतु की दशाओं में जो प्रकृति बदलेगा, ज्यादा बोलने लगेंगे, चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाएगा, गुस्सा थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, तेज बोलेंगे, ये सब दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ केतु परिवर्तन करेगा, सूर्य के साथ है, तो सूर्य के भी गुण को धारण करेगा। बहुत पैसे कौड़ी को लेकर के बहुत सेंट्रिक हो जाएंगे, यहाँ नहीं खर्च करेंगे, वहां नहीं खर्च करेंगे, इसको ऐसे रखना है, उसको वैसे रखना है। पहले ये बात नहीं सोचते थे, अब जो है ये बात सोचेंगे। बुध की दशाओं में कोई डर नहीं था, केतु की दशाओं में मन में भय हो जाए कि कुछ करेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं। तो ये केतु परिवर्तन लाए, तो ये परिवर्तन उनके जीवन में दिखेगा 7 साल तक। बाकी केतु के अंतर दशा में जो केतु का फल नहीं मिलता, तो केतु जो महादशानाथ है उसका फल सधर्मी अंतर दशानाथ करते हैं, ये हमने पढ़ाया हो। सधर्मी कौन कौन है? सूर्य है, वो भी अष्टम को देखता है, मंगल है, वो भी अष्टम को देखता है, शनि अष्टम में बैठा, राहु अष्टम में बैठा। तो ये अष्टम का फल करने के लिए सधर्मी ग्रह की अंतर दशाओं में केतु का भी फल होगा। बाकी छठे को कोई देख ही नहीं रहा, तो शनि ही अब छठे का फल करेगा, तो शनि की भी दशाओं में छठे का फल केतु कर सकता है। तो नीलम थोड़ा सा ध्यान दे देना कि शनि में सूर्य की केतु में सूर्य, शनि और राहु की दशा, साथ में मंगल की दशा में थोड़े बहुत सावधानी की जरूरत है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि इतना प्रॉब्लम है अष्टम से, फिर कह रहे हैं थोड़े बहुत सावधानी की जरूरत है। उसका मूल कारण है कि लग्न में पंचमेश और नवमेश स्थित, तो लग्न को बहुत सुदृढ़ बनाता है, और ये जो योग है ये बहुत जबरदस्त राजयोग बनाता है। एक केंद्र त्रिकोण दोनों का स्वामी है और दूसरा त्रिकोण का स्वामी है, और दोनों चंद्रमा से दृष्ट भी है। और चंद्रमा क्षीण चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा शुभ है। ऐसे जातक धनी मानी होते हैं, पैसे का खर्च भी बहुत करते हैं। ठीक है। अब शनि, राहु, केतु, सूर्य, इन दशाओं में संभव है, हो सकता है कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो जाए, कोई छोटा मोटा चोट चपेट लग जाए, हम छोटा मोटा ही कहेंगे। छठे में हो सकता है डायबिटिक हो जाए, या और कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए जिसकी दवा हमको लेनी पड़े। केतु सूर्य में ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, तो ये सब बोला जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी केतु चूंकि 2 स्थानों का विशेष रूप से ध्यान रखेगा, वो है लाभ और धन, इसीलिए धन के प्रति मन सेंट्रिक हो जाए। क्लियर हो गया? जातक के जन्मकालीन दशा अच्छे नहीं थे, राहु शुक्र में केतु, राहु शुक्र षडाष्टक की दशा मिली, राहु 8वें में था, शुक्र अपने राशि का था, ठीक था, लेकिन षडाष्टक की दशा थी। तो बचपन बहुत अच्छा गुजरा होगा, बचपन में जीवन में परेशानियां आई होंगी, ये बात सही है, लेकिन राहु की दशा समाप्त होते ही गुरु की दशा मिली, हमने जैसा जीवन चाहा वैसा जी लिया। समझ रहे हैं ना?
तो गुरु की दशाओं में बहुत प्रोग्रेस हुआ होगा, और इतना प्रोग्रेस हुआ कि शनि की दशा, बुध की दशा बड़े आराम से निकाली। जबकि शनि 8वें में बैठा है, ये बहुत अच्छा नहीं है। बुध तीसरे स्थान में है, अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। तो गुरु की दशा जब जीवन में निकाला, तो गुरु चूंकि बहुत योगकारी है, इसीलिए हमारे जीवन में आने वाली जो दशा होगी वो थोड़ी आसान हो गई। इसीलिए केतु की भी दशा धीरे से आसान हो जाएगी और निकल जाएगी। यहाँ शनि, राहु और सूर्य के अंतर्गत थोड़े बहुत अपना ध्यान देने की जरूरत है। और 2-12 की जो दशा आप लोग ले रहे हैं, उसमें जो 12 नंबर में अंतर दशा है वो अच्छा नहीं। 12 नंबर में कौन आएगा? मंगल आएगा, वो अच्छा नहीं। 12 नंबर में गुरु आएगा तो बेनिफिक प्लैनेट्स होता है, ये बहुत नुकसान नहीं करेगा। मंगल नुकसान कर सकता है। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा चोट चपेट से बचने की जरूरत है, स्वास्थ्य में थोड़ा सावधानी की जरूरत है। बाकी हम एक धनी आदमी की पत्रिका, एक सक्सेसफुल लोगों की पत्रिका देख रहे हैं। ठीक है, अब नीलम तुम्हारा जवाब क्या? एक ही चीज पूछेंगे, वाणी कड़वी है? हाँ जी गुरुजी। कभी कभी अब्यूज करते हैं? हाँ जी। चलिए ठीक। जो दिल में होता है वो बोल देते हैं गुरुजी। हाँ, दिल की बात में गाली थोड़ी होता है लेकिन कभी कभी जुबान पे आती है। ठीक है, हाँ जी। तो ये वाणी के ऊपर प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, तो इनके वाणी को कान से बाहर निकाल के आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कि अभी जनरली वाणी कड़वी है, बाकी अब केतु की दशा आ जाएगी। हाँ, आंखों में, दाहिनी आंखों में यदि कोई परेशानी हो जाए तो उसको भी देखने की जरूरत है, और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि आप लोग जानते हैं कि गुरु लग्न में बैठे तो 1.25 लाख दोषों का हनन भी करता है। लेकिन यहाँ गुरु लग्न में सिर्फ गुरु नहीं बैठा, पंचमेश गुरु बैठा। लग्न में मंगल, सिर्फ मंगल नहीं बैठा, भाग्येश मंगल बैठा। बाकी शनि का 8वें में जाना कोई दिक्कत नहीं है, चला गया तो वो सप्तमेश होकर के अष्टम में है। तो अगर शुक्र अच्छा नहीं होता तो दाम्पत्य जीवन बहुत समाप्त हो गया हो। शुक्र चूंकि अच्छा है, अच्छे पोजीशन में है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है, इसीलिए दाम्पत्य जीवन चला। चंद्रमा वहां पर बैठा है द्वादशेश होकर के, तो हम भोग विलास में रत रहते हैं, सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हैं। अगर शनि अष्टम में, राहु केतु एक्सिस सूर्य से दृष्ट है, यहाँ यदि शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती तो मैरिड लाइफ तबाह हो जाता, मैरिड लाइफ में फिर बहुत प्रॉब्लम होता। लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी है, गुरु का सप्तम के ऊपर दृष्टि है, इसीलिए शादी विवाह की जिंदगी को मैनेज करके चल आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब और आप लोगों का कोई प्रश्न आ रहा है तो कर लीजिए, बाकी हम अपने सिलेबस पे जाएंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी हाँ, क्या पूछिए। इनको सर जैसे शनि और सूर्य आमने सामने हैं, तो क्या इनको सरकार से कुछ लाभ मिला, गवर्नमेंट से? काहे लाभ मिलेगा? मतलब शनि गवर्नमेंट राहु क्यों लाभ लेने के लिए देगा गवर्नमेंट से? अपने बल पर सर जातक, एक मिनट सुन लीजिए, जातक ना सेल्फ मेड है। हाँ हमने जी वाणी गुरुजी। में जो भी दोष बताया वो अलग बात है, लेकिन जातक सेल्फ मेड है। बचपन की दशा अच्छी नहीं रही, जन्म के समय की दशा अच्छी नहीं रही है। वो तो गुरु की दशा राहु के जस्ट बाद मिल गई, जिसने जीवंत दे दिया। समझ गया ना? एक दशा ऐसी मिल जाए जिसमें हम खिल जाए तो फिर खिल गए, फिर कहाँ रुकने वाले? क्लियर हो गया? भारती अनेजा और कुछ पूछना जी चाहती जी हो? सर। गुरुजी, एक प्रश्न पूछना था। आपने ये बताया कि जब पंचमेश और नवमेश एक साथ हो तो एक तरीके से हम उसको बड़ा राजयोग मानेंगे, किस दृष्टिकोण से गुरुजी? सिर्फ नवमेश मंगल थोड़ी है, चतुर्थेश भी तो है। तो जी केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया, इससे बड़ा और क्या होगा? योगाकारी है।
और उसके जी ऊपर गुरुजी। चंद्रमा की दृष्टि हो गई, चंद्रमा धन देने वाला। कार्य तो नीलम गुरुजी कुमार जी अगर ये मान एक मिनट, नीलम कुमार जी ये क्या करते हैं? गुरुजी ये मेरे हस्बैंड की कुंडली है और हम लोग सेल्फ मेड है, आपने बिल्कुल सही बोला। सेकंड ग्रेड से हॉस्टल में है, बचपन ठीक नहीं था बट आईटी में डायरेक्टर की पोजीशन पे हैं और अच्छी कंपनी में AWS वगैरह मतलब ब्रांड नेम कंपनी में काम करते हैं, सेल्फ मेड हैं। बट अभी हेल्थ का इशू शुरू हो गया था तो तब मैंने देखा कि केतु की महादशा आ रही है, तो तभी मैंने मतलब ना पूछा ये तो कि बुध में शनि आया, तो बुध में शनि षडाष्टक है, हेल्थ इशू तो वहां से आया। ओके गुरुजी। ठीक है ना, बुध में हाँ शनि जी। षडाष्टक है, हेल्थ इशू वहां से आया। बुध और शनि, जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो शनि को पहला और बुध को दूसरा रोग दाने देने वाला ग्रह कहा गया है। ठीक है, यहाँ हाँ भी जी याद गुरुजी। रखिए। हाँ इसीलिए जी। बहुत चिंता नहीं करना है। हाँ, सूर्य की आराधना बता दीजिए, सूर्य की आराधना जितनी करें उतना अच्छा है। ठीक है, थैंक यू गुरुजी गुरुजी। गुरुजी बस ये पूछना था कि अगर मान लो किसी की पत्रिका में लग्नेश सॉरी पंचमेश और नवमेश दोनों से ही राजयोग बनता हो, लग्न में बनता हो, अगर मतलब डबल राज हो गया तो उसका क्या फल मिलता है गुरुजी? अच्छा फल मिलेगा। दोनों ही दशाओं में? जी हाँ, यहाँ गुरु की भी दशाओं में अच्छा फल मिलेगा और मंगल की भी दशाओं में अच्छा फल मिलेगा। दशा का मतलब अंतर दशा में भी अच्छा फल मिलेगा। जी दूसरा, गुरुजी। आप देख लो कि कलात्मक आदमी है। कलात्मक आदमी क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहाँ शुक्र और बुध की युति तीसरे स्थान में। तीसरे स्थान में शुभ ग्रहों का होना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र अपने घर का है और बुध भी कालपुरुष के पत्रिका के अनुसार अपने घर का है, और बुध शुक्र की युति है। तो हमारा, हम बड़े कलात्मक होते हैं, पर्सनालिटी भी अच्छी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी गुरुजी, बस यही पूछना था गुरुजी। पर्सनालिटी कैसी है नीलम जी? हाँ, अच्छी है गुरुजी, जहाँ बैठते आप हैं अच्छे हो तो या आपके हस्बैंड अच्छे हैं? हस्बैंड अच्छे हैं गुरुजी। चलो, बचा लिया आपने। थैंक यू गुरुजी। चंद्रमा सप्तम में हो तो पत्नी भी अच्छी मिलती है। गुरुजी ठीक है एक ना? पत्नी एक चीज और सुंदर होती है बताएंगे गुरुजी, चंद्रमा अगर हो सप्तम में तो। हाँ हाँ, और पत्नी नीलम बहुत सुंदर हो। सुंदर है भी। हाँ, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गुरुजी गुरु एक जी, चीज इनको बुध शनि का उपाय नहीं करना चाहिए? उपाय तो सबका करवा सकते हैं, उससे सबसे ज्यादा तो जरूरी है शनि राहु और सूर्य का उपाय करना। ठीक है ना, बुध शुक्र बैठे हैं, आराम से बैठने दीजिए, वो ठीक ठाक है। ठीक ठीक है, उसके ठीक है। ऊपर बुध न शनि का दृष्टि शुक्र है, न सूर्य का दृष्टि है, न राहु केतु एक्सिस है, न मंगल का प्रभाव है। शुक्र बुध तो अच्छे पोजीशन में। शुक्र अच्छा नहीं होता तो नीलम कुमार आपके क्लास में है, आपने उसको सुना है, समझा है, देखा है। तो यहाँ शुक्र के बुध के साथ होने के कारण पत्नी ज्ञानवान हो, सुंदर हो, बुद्धिजीवी हो, ऐसा कहा जा सकता है। ये सब चीज आप लोगों को अच्छा है, सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। गुरुजी एक चीज और बता दीजिए। अब मत पूछिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ ठीक। लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, पूछिए। नहीं गुरुजी, आपने कहा कि तीसरे भाव में शुभ ग्रह अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पे वो अलग बात है, वो अपनी राशि में है शुक्र, लेकिन अगर अपनी राशि में ना हो लेकिन ये उच्च स्थान के मालिक उच्च स्थान में बैठे तो अच्छा नहीं माना जाता? अरे उच्च स्थान में रहेगा तो अच्छा माना जाएगा, अपने राशि में रहेगा तो अच्छा माना जाएगा। ये सब तो बेसिक का चीज है, इसको अब एडवांस में पूछने की क्या जरूरत। चलिए ठीक है, तो गोचर की बात करेंगे। ठीक है। बड़ा परेशान है लोग गोचर से अपने जीवन में। अभी पिछले 6 महीने से बड़े बड़े ज्योतिष परेशान थे कि अगला साल मेष राशि वाले का ऐसा होगा तो वृष राशि वाले का ऐसा होगा। सब ने यूट्यूब चैनल भर दिया, पटा दिया 2024 कैसा होगा, किसका खेल बिगड़ेगा, किसका खेल बनेगा, कौन होगा मालामाल, कौन होगा कंगाल, ऐसे कई सारे शीर्षकों से पटा रहा। क्या हम गोचर से ही किसी का भविष्य बता सकते हैं? मन में ये प्रश्न आ जाता है
कि गोचर देख करके हमारा साल कोई प्रिडिक्ट कर दे रहा है, क्या ऐसा संभव है? या गोचर से ही रिजल्ट मिलता है क्या? सबसे पहले सिरे से नकारेंगे कि गोचर से रिजल्ट नहीं मिलता। ठीक है, हमारी दशा अच्छी है तो हमारा साल अच्छा होगा, मतलब हमारा काल अच्छा है तो हमारा साल अच्छा होगा। काल का मतलब होता है समय, और यहाँ हम समय को किससे जानते हैं? दशा से जानते हैं। और दशा खराब है और गोचर के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा बता दिया गया है। अब वो जानते हुए बताए या जो जी में आता है वही लोग बोलते हैं, समझ रहे हैं ना? लोग एक दूसरे को कॉपी पेस्ट भी करते हैं कि वो फलाने वाले गुरुजी बड़े थे ना, उन्हीं का 2 बात ले लिया, 2 बात अपना बताया, अपना कंप्लीट किया। और सबसे ज्यादा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखबार सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उनको राशिफल पढ़ना है। राशि फलों का अर्थात गोचर के विषय में लोगों को इतना प्रभावित किया गया कि लोग राशिफल पढ़ने के लिए अपना समय निकालते हैं। उनको वो पेज पता है कि कौन से पेज पे राशिफल आता है, और वो राशिफल जरूर पढ़ते हैं। ये हमारे आपके घर में भी ऐसे लोग हैं, समझ में आ गया? जबकि वो लिखने वाले, हम तो चूंकि 3.5 साल तक टीवी के साथ भी चले, पता है कि लोग राशिफल कैसे बोलते हैं, कि पहले 6 महीने में जो कहा था उसी को फिर से रिपीट करके लगा दो, इतना लिखने का फुर्सत नहीं है, वही बोल रहे हैं। जबकि चंद्रमा को आंख बंद करके करके देखते हुए भी यदि राशिफल बोला जाए तो कुछ सटीक हो जाएगा। दिन का फल कहने के लिए चंद्रमा को ले लेंगे, मास का फल कहने के लिए सूर्य को ले लेंगे, मंगल आ जाएगा। साल का फल कहने के लिए गुरु को ले लेंगे, और एक 2.5 साल का कालखंड है का फल कहने के लिए शनि को ले लेंगे। तो मास का फल कहने के लिए सूर्य के साथ साथ शुक्र बुध भी आ जाएगा। मंगल भी 45 दिन का रिजल्ट बताएगा। लेकिन हम अगर सबको भूल भी जाएं, सिर्फ चंद्रमा को याद रखें, तो भी हम फल अच्छा बता सकते हैं। लेकिन लोग ये भी नहीं करते। आप लोग बहुत बढ़िया से समझ लीजिएगा कि जो जी में आता है वही बोलते हैं। सिर्फ उनको अपना टीआरपी बढ़ाना है। 10%, 20%, 25% कुछ भी लिख दिया जाएगा तो वो लोगों के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि हम लिखते ही तो 10 बात है। इसीलिए ऐसे राशिफल या गोचर से प्राप्त फल कथन को सही मानने की जरूरत नहीं। अब आ जाते हैं कि पर गोचर को देखें क्यों? तो गोचर हमारे कई परिणामों को हम तक पहुंचाने और कई परिणामों को हमसे कुछ दिनों के लिए दूर रखने तथा कभी कभी कई परिणामों को हम तक नहीं पहुंचाने के लिए कारक बनता है। आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप। अब थोड़ा देर है, 20-25 मिनट हम पढ़ा लेते हैं, तो शांति से पढ़ लें। तो कई कारणों को हमसे दूर रखने, कई कारणों को कभी कभी निरस्त कर देने, और कई फलों को हम तक पहुंचाने, और कई फलों को परेशानियों के बाद पहुंचाने आदि के लिए समझने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं। और इतना ही बात समझने के लिए हमको गोचर का बहुत बड़ा सिलेबस लर्न करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अगर हमसे पूछेंगे कि सबसे बड़ा सिलेबस किसका है, तो हम कहेंगे गोचर का। क्लियर हो गया? तो क्या हमको इतना पढ़ने की जरूरत है? पढ़ लेना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है, पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं। क्लियर हो गया? तो अब गोचर देखना कैसे चाहिए और किससे चाहिए? लग्न से देखें, चंद्रमा से देखें, बड़ा भेद है। अष्टक वर्ग देखें, सप्तशाखा देखें, बड़ा भेद है। तो फल दीपिका का पेज संख्या 617 और अध्याय संख्या 26वां
और लिखा हुआ है गोचर फल। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब जो 2-3 दिन के बाद हम आएंगे बीच में इसको पढ़िएगा। तो इस दुविधा से दूर करते हुए मंत्रेश्वर ने लिखा कि सर्वेषु लग्नेषु सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। इस सभी लग्नों से गोचर को देखना चाहिए। लग्न से भी देखें, सूर्य से भी देखें, मंगल से भी देखें, बुध से भी देखें, गुरु से भी देखें, शुक्र से भी देखें, शनि से भी देखें। सर्वेषु लग्नेषु सत्सु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु गोचरेषु। लेकिन चंद्र लग्न की प्रधानता है, इसलिए गोचर को चंद्र लग्न से विशेष देखना चाहिए। ये साधारण ज्योतिष की बात। विशेष ज्योतिष की बात तो अगले 2-3 दिनों में आप लोगों को समझ में आएगा। तस्मात् दृक्षादपि वर्तमान ग्रहेन्द्र चारय कथयेत फलानि। अब चंद्रमा से जहां जहां ग्रह गोचर कर रहा है उसको देखते और समझते हुए फल कहने की आवश्यकता है, फल कहना चाहिए। तो हमारे मन में जो पहले दुविधा थी वो दुविधा समाप्त हो गई कि लड़ाई जो करते हैं ज्योतिष लोग आपस में कि हम तो लगन से देखते हैं, हम तो चंद्रमा से देखते हैं। ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आप सभी ग्रहों से गोचर देख सकते हैं। आपका सामर्थ्य कितना है ये आपको समझने की जरूरत है। दूसरा है कि प्रधानता चंद्र लगन को है, इसीलिए चंद्र लगन को लगा करके विशेष रूप से गोचर देख सकते। और चंद्रमा हमारे जन्म के समय हमारा घात चक्र भी बताता है, अवखरा चक्र भी बताता है, दशांतर दशा भी बताता है। चंद्रमा जीवन में पोषण देने वाला ग्रह है। इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी जो पत्रिका देख रहे थे मंगल गुरु के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि है, और वो चंद्रमा जो शुभ है ये बहुत अच्छा माना जाता है ज्योतिष में। आगे प्रश्न वर्ष में आप लोग देखेंगे चंद्रमा का कितना प्रभाव बताया गया है। तो अब चंद्र लग्न से देखें तो ये जो चंद्र लग्न में भावों के विषय में बताया गया कि इन इन भावों से शुभ गोचर होता है, ये अष्टक वर्ग से ही लिया गया है। ये आप लोग जाकर के देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछेंगे, फिर हम आप लोगों को बता देंगे। जिन लोगों ने फल दीपिका नहीं है वो अपना ऑनलाइन तो हमने भेजा, पीडीएफ भेजा हुआ है, वहां पे संख्या लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि हम जो फल दीपिका अपने हाथ में रखते हैं उसी का पीडीएफ भेजते हैं। तो एक उदाहरण देते हैं कि चंद्रमा से शनि तीसरे में, छठे में और 11वें में गोचर करेगा तो शुभ गोचर कहलाएगा, अन्यथा अशुभ गोचर में है। ये चंद्रमा है, राशि कोई भी हो, अपनी अपनी राशि लगा लेना भाई। क्लियर हो गया? ये लग्न में तो शनि यहाँ बैठेगा तो अच्छा होगा, यहाँ बैठेगा तो अच्छा होगा, यहाँ बैठेगा तो अच्छा। तो 2.5 साल मतलब पूरे 12 भाव में 12 अढ़ाई 30, 12 को 2.5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा।
इस 30 साल में 2.5 साल 7.5 साल ही शनि का ट्रांजिट हमारे जीवन में अच्छा मिलता है, बाकी का ट्रांजिट अच्छा नहीं मिलता। तो ऐसे विषयों से काम नहीं चलता कि अब ये 2.5 साल अच्छा काम कर दिया, अब तो चतुर्थ में जाएगा तो ढैया लग जाएगा, पंचम में जाएगा तो अच्छा नहीं, फिर 5 साल अच्छा काम नहीं करेगा। तो क्या 5 साल तक हमको टाइम का सपोर्ट नहीं मिलेगा? शनि का मतलब टाइम भी होता है, ये भी समझिएगा। समय का कारक ग्रह शनि है, ठीक होगा। उसी तरह से लिखाने के बाद में पहले बात को समझिएगा। गुरु दूसरे में, पांचवें में, सातवें में, 9वें में और 11वें में हो तो अच्छा फल करे। किससे? चंद्रमा से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आपको गिनना है। तो दूसरे में, पांचवें में, सातवें में, 9वें में और 11वें में हो तो अच्छा फल करेगा। तो क्या तीसरे चौथे में रहेगा तो जिस साल रहेगा उस साल क्या हमको ब्लेसिंग बंद हो जाएगा? ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो बंद रहेगा, क्योंकि ब्लेसिंग के लिए कारक ग्रह गुरु होता है। क्लियर हो गया? तो वो बंद नहीं होता है, इसीलिए अष्टक वर्ग का सिद्धांत आया और उसमें बताया गया है कि कक्षा स्वामी ने यदि अंक दिए हों, संक्षेप में अभी समझिए, अष्टक वर्ग बहुत बाद में लेकर के आएंगे इसी को। ये अंक भी अष्टक वर्ग का ही है, लेकिन आगे और भी आप थोड़े से विस्तार में जाएंगे तो समझेंगे। तो वहां कहा गया कि जहां से भी गोचर कर रहा हो कोई भी ग्रह, यदि कक्षा स्वामी ने अंक दिए हों तो वो शुभ गोचर होगा, वहां रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। और कक्षा स्वामी ने यदि अंक नहीं दिए हों तो वो शुभ गोचर नहीं होगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो अष्टक वर्ग का सिद्धांत इस तर्क पे ही आया कि सिर्फ चंद्रमा से गोचर देख लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। ये हो गया। गोचरस्थ ग्रह उस भाव का फल करते हैं जिस भाव में वो गोचर करते हैं। गुरु एकादश से गोचर कर रहा है तो एकादश का फल करेगा। नवम से गोचर कर रहा है तो नवम का फल करेगा। अष्टम से गोचर कर रहा है तो अष्टम का फल कर सकता है। सप्तम से गोचर कर रहा है तो सप्तम का फल कर सकता है। अर्थात गोचरस्थ ग्रह जिन स्थानों से गोचर करेगा उन स्थानों का फल मिल सकता है। क्या ये फल दशाओं से अपेक्षित है अथवा नहीं है? अगर वो फल दशाओं से अपेक्षित है तो वो फल आपको मिलेगा, और दशाओं से अपेक्षित नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्योंकि फल तो हमको दशाओं का प्राप्त होता है। हम लोग क्या कहते हैं, समय अच्छा है इसका सदुपयोग करो, समय बुरा है धीरे धीरे समय को निकाल लो। तो हम लोग यहाँ दशाओं की बात करते हैं, और समय ही अच्छा और बुरा होता है। गोचर तो परिणामदायी तब होता है जब हमारा दशा उससे परिणाम प्राप्त करना चाहता है। आठवें में कोई एक्टिव है ही नहीं, कोई ग्रह एक्टिव नहीं। दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा से कोई एक्टिव नहीं, और मंगल 8वें से गोचर कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं होगा।
क्यों होगा एक्सीडेंट? एक्सीडेंट नहीं होगा। और यदि दशा अंतर्दशा से 8वां एक्टिव है और मंगल ने 8वां गोचर प्रारंभ कर दिया हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। बातों को इस तरह से समझने की जरूरत है। तो गोचरस्थ ग्रह जिस स्थान से गोचर कर रहे हों हमको उसका फल दिखा सकता है यदि दशा उस फल की अपेक्षा रखता हो। ये लाइन हमेशा आपके दिमाग में बजते रहना चाहिए। अगर ये नहीं बजा तो गोचर सीखने में मुश्किल हो जाए। तो पहले जो चंद्रमा से संबंधित गोचर पढ़ा रहे हैं उसको समझने का प्रयास। बाकी आप बाजार में घूमते हो, 25 तरह की सब्जियां मिलती हैं। आप इस ठेले पे खड़े होते हो, उस ठेले पे खड़े होते हो, लेकिन लेते वही हो जो आपका दिल करता है या जो घर से आदेश हुआ है। पत्नी ने जो कहा आलू ले लेना तो आलू ले लिए, गोभी ले लेना तो गोभी ले लिए, टमाटर ले लेना तो टमाटर ले लिए। आप अदरक लहसुन नहीं लिए, लेकिन जिस दिन होगा कि आज अदरक लहसुन लेना है उस दिन आप अदरक लहसुन भी लेंगे। लेकिन आप मंडी में थे, मंडी के सारे सामान नहीं उठा लिया। इसका मतलब है कि ये मंडी में घूम रहा है, ये सारे रिजेक्ट नहीं कर देगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है। और प्रथम दृष्टया जब हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, अभी पत्रिका देखना प्रारंभ करेंगे, तो हम लोग चंद्र लगन से ही गोचर को ज्यादा जोर डाल करके देखने के लिए पहले सीखेंगे। इससे आ जाएगा तो सबसे आ जाएगा, और इससे नहीं आएगा तो फिर किसी से नहीं आएगा। पढ़ाएंगे तो हम अभी आप लोगों को 2-3 दिन तक गोचर ही पढ़ाएंगे, लेकिन अगर चंद्रमा से आया तो सबसे आएगा, क्योंकि यहाँ काउंटिंग जरूरी है। और चंद्रमा से नहीं आया तो किसी से नहीं आया, फिर आप लोग सीख नहीं पाए। तो चलिए, सबसे पहले चंद्रमा से सूर्य का गोचर कहाँ कहाँ शुभ होता है तो आप लोग नोट भी करते जाइएगा, हम लिखते भी जाएंगे, उसको भी देखते जाइएगा। सूर्य तीसरे से, छठे से, 10वें से और एकादश से यदि गोचर करे तो शुभ गोचर है। ये नोट कर लीजिए, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। और सूर्य की तरह ही राहु और केतु का गोचर होता है, अर्थात तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये इसके शुभ गोचर हो गए। अब ऊपर में हेडिंग लिख लीजिएगा, शुभ गोचर, शुभ गोचर लिख लीजिएगा। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। इसको रटना है, रखिए, जैसे याद रखना है रखिए, हम याद रखने के लिए बता देंगे। अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों से शुभ फल करते हैं, इसलिए तीसरा, छठा और 11वां अशुभ है। इसीलिए राहु, केतु और सूर्य इन तीनों से अशुभ करते हैं। सूर्य 10वें स्थान में चूंकि दिग्बली होते हैं, इसीलिए क्षमा चाहेंगे, 10वें स्थान में सूर्य बहुत अच्छे कहे गए हैं और 10वें स्थान में ही ये दिग्बली भी होते हैं। तो ऐसे स्थिति में सूर्य 10वें से भी अच्छा गोचर करता है। क्लियर हो गया? चंद्रमा, ये चंद्रमा तो आपका जन्म वाला चंद्रमा है, गोचर वाला चंद्रमा अलग से आएगा। तो चंद्रमा पहले से
तीसरे से नोट करते रहिए, पहले, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें से गोचर करता है, तो ये शुभ गोचर है। चंद्रमा कहाँ कहाँ से किया, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 10वां और 11वां। अब आ जाते हैं मंगल। मंगल तीसरे से, छठे से और 11वें से, यह अशुभ ग्रह है। तो तीसरे से, छठे से और 11वें से गोचर करे तो मंगल के साथ साथ शनि भी नोट कर लीजिए। शनि भी तीसरे से, छठे से और 11वें से गोचर करे तो शुभ गोचर है। क्लियर हो गया? याद रहेगा, ये दोनों अशुभ ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, तीसरा, छठा, 10वां, तीसरा, छठा, 11वां तो होगा ही। इसमें सूर्य और राहु, केतु 10वें से भी अच्छा फल। अब आ गया सूर्य मंगल तक पहुंच गया हम लोग। बुध, बुध के लिए 2 का टेबल याद रखिए पहले। तो दूसरे से, चौथे से, छठे से, 8वें से, 10वें से और 11वें से, अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 2 पंचे 10 तक तो गिनती से भी आ जाएगा। बुध दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 11वां, यहां से गोचर करेगा तो अच्छा। बुध के बाद गुरु ले ले। गुरु को याद कीजिए कि ठीक सिग्निफिकेटर किन किन स्थानों का होता है। ठीक सिग्निफिकेटर स्थिर कारक है। तो स्थिर कारक होता है दूसरे का, 5वें का, 9वें का और 11वें का। ये 4 का स्थिर कारक है। इन 4 स्थानों के साथ साथ सप्तम स्थान अर्थात पति का भी कारक होता, इसीलिए 7वें से भी गोचर शुभ बताया गया। तो गुरु के लिए लिखिए दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां। शुक्र के लिए लिखिए शुक्र 3 स्थानों से शुभ गोचर नहीं बताया गया। शुक्र को 3 स्थानों से शुभ गोचर नहीं बताया गया। और अशुभ गोचर जो बताया गया शुक्र का, वो आप लोग पहले याद हो जाएगा। छठा, 7वां और 10वां, ये 3 स्थान है जहां से शुक्र का गोचर शुभ नहीं है। और शुभ गोचर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 9वां, 11वां और 12वां। इन सभी भावों से शुभ गोचर है। इन 3 भावों से अशुभ गोचर। इसका शुभ
ये ऐसे याद रह जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये गोचर याद रखना। अगर ये याद रह जाता है तो अच्छा है, नहीं याद रहता है तो रट लीजिए। एक दिन का काम है, रट लीजिएगा तो जिंदगी भर याद हो जाए। हम कोई भी चीज क्यों भूलते हैं? क्योंकि हम उसको बुद्धि से सोचते हैं सीख लेंगे, लेकिन 2 का टेबल कभी भूला क्या? नहीं भूला। कखा भूला क्या? नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? क्योंकि उसको तो आंख बंद करके लिखते रहते थे, उस समय समझ थी नहीं। इसको समझ के लिखना है नहीं, कॉपी करना है, हाथ घुमा घुमा करके सीखा। इसीलिए वो नहीं भूलते, क्योंकि वो हमको अभ्यास से आया है। जो चीज अभ्यास से आएगा वो आप नहीं भूलेंगे, और जो चीज अभ्यास से नहीं आएगा उस चीज को आप लोग भूल जाएंगे। इसीलिए अभ्यास कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, 2 दिन हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने समझा। तो यहाँ अब चंद्रमा के लिए हम लिख लीजिए पहले से 12 भाव तक चंद्रमा के गोचर का प्रभाव, ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। हम वो पेज संख्या में बता देंगे। चंद्रमा का गोचर 630 पेज संख्या में है। जन्मकालीन चंद्र राशि से जब गोचरवश चंद्रमा अलग अलग राशियों में जाता है तो क्या फल करता है? जन्मकालीन चंद्रमा से, लिख लीजिए, जन्मकालीन चंद्रमा से जब गोचर का चंद्रमा अलग अलग राशियों में जाता है तो क्या फल करता है? एक एक शब्द लिखाएंगे, विस्तार आप लोगों को समझना। लग्न में होता है, अर्थात पहले भाव में भाग्योदय, लिखिए पहले भाव में हो तो भाग्योदय, दूसरे भाव में हो तो धन की हानि, तीसरे भाव में हो तो जय, विजय, विजय जिसको कहते हैं सफलता, विजय, जय। चौथे भाव में हो तो भय, मन में किसी भी प्रकार का भय होना। पांचवें भाव में हो तो शोक, शोक का मतलब किसी बात का शोक कर रहे हैं आप, संतप्त हैं। छठे में हो तो आरोग्यता, अर्थात चंद्रमा चौथे में था तो आप बीमार पड़े, पांचवें में था तो भी बीमार रहे, छठे में आया तो आप ठीक हो गए। सातवें में हो तो सुख, और सांसारिक सुख लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में लोग छोटी मोटी यात्रा भी करते हैं, यहाँ वहां घूमने भी जाते हैं। आठवें में अनिष्ट फल, अर्थात अनिष्ट फल का मतलब होता है चोट चपेट दुर्घटना। 100 पत्रिका देखने के लिए जाएंगे तो चंद्रमा 8वें 12वें में प्राप्त होगा एक्सीडेंट के मामले में 70 पत्रिका। तो इसीलिए अनिष्ट फल 8वें में। 9वें स्थान में रोग, चंद्रमा को 9वें स्थान में अच्छा नहीं कहा गया, 10वां स्थान में कहा गया है। तो इष्ट सिद्धि अर्थात कार्य की सिद्धि, अर्थात कार्य में सफलता। 11वें स्थान से प्रसन्नता, और 12वें स्थान से व्यय। तो जो पहले स्थान से भाग्योदय लिखा गया है, तो जो भाग्योदय लिखा गया है तो उससे संबंधित 4-5 लाइन हम बोल सकते हैं।
आज चंद्रमा कहाँ है, कौन बताएंगे? कन्या राशि में। कन्या राशि में है। अब रोज याद रखना पड़ेगा चंद्रमा कहाँ है, और ग्रह भूल जाइएगा, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि चंद्रमा कहाँ है। और भगवान की कृपा हो कि आप 9 के 9 ग्रहों को याद रखें कि वो कहाँ है। ये अच्छी बात होती है, ताकि लोग यदि हमको घर में भी बैठे हैं, हमको पता है चंद्रमा कहाँ है, गुरु कहाँ है, तो हम घर में बैठे बैठे भी किसी की दशा अंतर्दशा याद है तो हम उसको दशा अंतर्दशा के माध्यम से गोचर का फल लगा करके किसी को कुछ बता सकते हैं। चंद्रमा आज कन्या राशि में है, तो कन्या राशि के अंतर्गत कौन कौन सा नक्षत्र आ सकता है। किसी बच्चे की दशा हो गई तो हम कह सकते हैं कि आज तो बच्चा मूल में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि कन्या राशि में कोई भी मूल का नक्षत्र नहीं आता। सिंह राशि में है तो क्या मघा आया? ये चेक सर कर लेना होगा। सिंह में आएगा सर, मेष में आएगा, फिर धनु में भी आ जाएगा शायद। जी जी, तो यहाँ हमको जब हम जानेंगे कि चंद्रमा आज कहाँ है तब ना पता चल पाएगा। आप कुछ लोग मुजवानी कहते हैं, वो गए थे गुरुजी मुजवानी बता दिए कि तुम मूल में पड़ गए। मुजवानी नहीं बताते, वो याद रखते हैं उस बात। आज कौन सा नक्षत्र है, आज चंद्रमा कहाँ है, कौन से घर में है, क्षमा चाहेंगे कौन से राशि में है, ये सब जानकारी होनी चाहिए अब आगे। और हम उम्मीद करेंगे कि इससे भी ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि सभी ग्रहों को कौन कौन से भाव में है वो याद रखें। तो इतना तो याद, इतने दिनों तक तो याद जरूर रखिएगा जब तक गोचर का क्लास चल रहा है। गोचर का क्लास खत्म होगा, आप लोग भूल जाइएगा, लेकिन जब तक गोचर का क्लास चलता है हम कभी भी किसी से भी पूछ लेंगे कि आज मंगल कहाँ है। ठीक है ना? ये मत बोल दीजिएगा कि सर मंगल तो ऊपर आसमान में है। ठीक है ना? सर नहीं, धनु में है। धनु में है, चलिए ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है। तो कल चंद्रमा से आप भाग्योदय का 5 लाइन लिखिएगा। आज कन्या राशि वाले का चंद्रमा कन्या राशि में ही है, अर्थात पहले भाव में है। हम अगले क्लास में ये डिटेल बता देंगे कैसे कैसे गोचर और कैसे कैसे गोचर बोलना है, ये सब समझा देंगे। तो आपका भाग्योदय होगा, आप जिस काम को करने के लिए जाएंगे सफल होंगे, पत्नी से प्रेम मिलेगा, क्यों सप्तम को दृष्टि दे रहा है। ठीक है ना? कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, वीकेंड बना सकते हैं। ये 5 बातें बोल दिए, ये राशि फल हो जाएगा। तो हमने जो चंद्रमा का 12 के 12 भावों में एक एक शब्द लिखाया है, उसका विश्लेषण करते हुए आप राशि फल लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप प्रयास कर लीजिएगा, अगले सप्ताह में आइएगा, हम उसको बता देंगे सोमवार के दिन कि कैसे राशि फल लिखा जाता है, तो आपको याद हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। एक आध प्रश्न यदि किसी के मन में आ रहा हो तो कर लें, एक आध प्रश्न, ज्यादा नहीं। सर। गौरव बादवा जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला गोचर में जिस भाव से गोचर कर रहे हैं उसका फल करेंगे, तो क्या हम इसमें दृष्टि वगैरह नहीं लेते क्या इसमें? हाँ हाँ, दृष्टि भी लेंगे। अच्छा आज पहले दिन सब बता देंगे तो अनपच हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। सर चंद्रमा 54 आवर गोचर करेगा तो फिर 2.5 दिन का राशिफल एक जैसा रहेगा। अब उसको भी बता देंगे कि कैसे कैसे हम लोगों को मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन ही करना है, बाकी का जो होता है वो बाद में समझिए। और बताइए। हाँ सर जी। जी बोलिए उमरानिया जी। सर आपने चंद्रमा का तो बता दिया कि चंद्रमा से इस भाव में है, तो हर एक ग्रह का जैसे मंगल है तो मंगल से 4th स्थान में लिखा जाता है। मंगल से 3 ही स्थान में अच्छा करेगा।
बाकी सब जगह खराब करेगा। एक ग्रह का और हम आपको बता देंगे कि क्यों ये लिखा जाता है, तो आपके समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। नहीं, हरेक ग्रह, जैसे मंगल है तो मंगल से चौथा, गुरु है तो गुरु से पंचम। वो बाद में समझिएगा, वो बहुत बात कीजिए। अभी आज जितना बताया उसी को ध्यान में रखिए। ब्रह्मदत्त जी। हाँ जी गुरु जी, आपने बताया कक्षा स्वामी ने अंक दिए हों, तो इसका क्या अभिप्राय है गुरु जी? कक्षा ये स्वामी ने अंक बात दिए। ये जब कक्षा पढ़ाएंगे तब से स्वामी का अभिप्राय समझ में आएगा। ठीक है गुरु जी, ठीक, प्रशांत धन्यवाद। गुप्ता जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जैसे आपने बताया गुरुजी कि चंद्रमा का जन्म राशि से अगर गोचर होगा तो उसमें भाग्योदय होगा। अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो भी यही फल समझेंगे? हाँ, तत्काल एक दिन के लिए समझ सकते हैं। ठीक है गुरुजी। ठीक है। सर एक बात और है कि ये दिशा भी देखी जाती है ना, 159। वो दिशा अलग है, बात की बात। यहाँ दिशा पे जोर नहीं दीजिए ज्यादा। निरुपमा मिश्रा जी। जी आज से रिलेट नहीं है। एक दो क्लास में पहले आपने बताया था कि अगर परिवार में 3-4 लोगों की साथ साथ एक साथ ही राहु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसका क्या कोई उपाय है? ऐसा कुछ? महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जी ठीक, थैंक यू। सजल भौमिक जी। गुरुजी, जन्मकालीन राशि में चंद्रमा जब गोचर करेगा तो भाग्योदय होगा, लेकिन चंद्रमा तो बहुत दूरगामी ग्रह है, तो उसका तो टाइम बहुत कम मिलता है। उस टाइम के लिए भाग्योदय होगा और 2 दिन के बस लिए। उसी टाइम के लिए होगा। कहीं किसी से मिलने गए और मुलाकात हो गई और बात हो गई, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक। अनीता शर्मा जी। सर जैसे कि आज का जैसे चंद्रमा है चित्रा नक्षत्र में है, तो अब सर जो चित्रा नक्षत्र में जितने अगर ग्रह होंगे क्या वो इफेक्टिव होंगे उस गोचर से? चित्रा नक्षत्र के लिए फिर वो सप्त सलाखा पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ाया हुआ है इस पे YouTube पे। तो चित्रा नक्षत्र के ऊपर यदि अन्य अशुभ ग्रहों का प्रभाव जा रहा होगा तो वहां पीड़ित होगा और उसका फल अच्छा नहीं होगा। जी। संजीना हाँ जी जी बताइए। गुरुजी, मैंने काफी बार नोटिस किया है, जैसे मेरा, हाँ जी गुरुजी, मैंने काफी बार नोटिस किया है जब चंद्रमा अपनी राशि के ऊपर जाता है, सब गड़बड़ हो गया संजीना जी, आप वीडियो बंद कर लीजिए और फिर बोलिए। और अपनी डिग्रीज पे जो हमारी नेटल चार्ट की डिग्रीज हैं उस चीज। ये गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ आ रही है, बोलिए अब। मैंने काफी बार नोटिस किया है जब हमारे जन्मकालीन चंद्रमा से जब चंद्रमा का गोचर होता है और जब वो उसी डिग्री पे आता है जिस जो हमारे नेटल चार्ट की डिग्री है, तो तब उस दिन उन दिनों में मन बड़ा डिप्रेसिव होता है उस दिन। ये दो मैंने ही चीज अपने होगा। हाँ जी। हाँ हो सकता है होगा, या तो बहुत डिप्रेस होगा या बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, वो हाँ जी चंद्रमा गुरुजी। आपके कौन से राशि में है वो देखने की जरूरत होगी। ठीक है, उसके बाद इसका निर्णय लिया जा सकता है। चंद्रमा बहुत प्रभाव रखता है, ये हम लोग जानते हैं। ब्रह्मदत्त जी बोलिए। जी गुरु जी, यदि अष्टम में नीच का चंद्रमा बैठा हो तो उस पर से जब वृश्चिक में ही चंद्रमा आएगा तब भी भाग्योदय होगा, वो अष्टम जी का हाँ, फिर चंद्रमा भी है। भाग्योदय होगा। ठीक है, धन्यवाद। एक दिन की बात है। जीआरडी जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अगर अगर जन्मकालीन चंद्रमा 12वें भाव में है तो गोचर चंद्र वो वहां आ गया तो भी फिर भी वो भाग्योदय होगा जी? जी हाँ, वो उसके लिए तो पहला ही भाव हुआ ना, इसीलिए वो भाग्योदय होगा। ओके ओके, चंद्र लग्न का ही देखना है। जी हाँ, चंद्र लग्न प्रधानम खलु गोचरेषु। ये शायद लग्न से अनेजा 12 हो तो भी जी चंद्र लग्न वो जी, पहला ही होगा। पहला ही होगा, चंद्र लग्न से ओह, पहले। ये थैंक यू। और अच्छा सीखेंगे हम लोग। अनेजा।
गुरुजी मुझे ये पूछना था कि यदि महादशा नाथ और अंतर्दशा नाथ का अच्छा एक्सेस है, लेकिन अंतर्दशा नाथ और प्रत्यंतर दशा नाथ में 6-8 का एक्सेस आ रहा हो, जो वो कम टाइम के लिए होती है, तो फिर उसमें क्या करना चाहिए गुरुजी? सावधानी रखने की जरूरत है। जी गुरुजी। ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा शांतिपूर्ण ढंग से हमको नमस्कार सर। समझने का प्रयास किया। अगले प्रणाम क्लास में गुरुजी। हम लोग गोचर फल प्रणाम कैसे गुरुजी। बोला जाता है और आगे गोचर फल को ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। ना गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।